क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आरपी अवस्थी आप सभी विद्यार्थियों को नमस्कार करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप पूरी तरह ठीक होंगे, है ना। तो हम पढ़ रहे थे भारतीय संविधान में पढ़ रहे थे अधिनियम, और मैंने पूर्व के लेक्चर में आपको बताया था कि इन अधिनियमों को दो भागों में बांटा गया है। पहला तो कंपनी पर नियंत्रण करने संबंधी अधिनियम, और दूसरा भारत के हितों के संरक्षण संबंधी नियम। तो भारत के हितों के संरक्षण संबंधी अधिनियम में कल हमने यानी पूर्व के लेक्चर में हमने पढ़ा था 1861 का अधिनियम। तो आज पढ़ेंगे 1865 का अधिनियम। आइए पढ़ते हैं 1865 का अधिनियम। एक चीज आपको बता दूं कि थोड़ा सा सेंस लगा करके पढ़ने की आवश्यकता है ना। अब जिंदगी तो क्या है ना कि जैसे अगर आप किसी एक रूटीन में अभ्यस्त हो जाते हैं तो फिर उससे निकलने का मन नहीं करता है ना। एक बार क्या हुआ कि एक लड़का जो है शमशान घाट पर गया, तो जैसे ही वहाँ पहुँचा तो वाईफाई का नेटवर्क आ गया। वो अपने बगल के आदमी से कहता है, अंकल जी वाईफाई का पासवर्ड बताओ। तो वो अंकल जी बोले, मैयत में आए हो, कुछ तो शर्म करो। तो लड़का बोला, अंकल ये तो बताओ कि एम स्मॉल है या कैपिटल। तो थोड़ा सा संजीदगी के साथ जो है अध्ययन की आवश्यकता है। आइए पढ़ते हैं 1865 का अधिनियम। हमारा विषय है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान 1865 का अधिनियम, ठीक है। ये हमारा चौथे नंबर का है। भारतीय हितों के संबंध में, ठीक है। भारतीय हितों के संरक्षण संबंधी अधिनियम में चौथे नंबर का है। तो देखिए इस अधिनियम में कोई खास प्रावधान नहीं किए गए, ठीक है। इस अधिनियम में कोई खास प्रावधान नहीं किए गए। केवल जो है गवर्नर जनरल के अधिकारों में यानी वायसराय के अधिकारों में थोड़ा सा बढ़ोतरी कर दी गई, और जो विजित प्रांत थे जहाँ जिन प्रांतों में शासन चल रहा था तो उनकी सीमाओं को नियत करने अथवा सीमाओं में वृद्धि करने का अधिकार दिया गया या परिवर्तन करने का अधिकार दिया गया। तो आइए देखते हैं इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल के अधिकारों में वृद्धि की गई, ठीक है। यानी गवर्नर जनरल के अधिकार कुछ जो है बढ़ा दिए गए, ठीक है। गवर्नर जनरल को प्रांतों तथा प्रेसिडेंसियों की सीमाओं
प्रेसिडेंसियों की सीमाओं यानी जो स्टेट्स थे उनकी जो बॉर्डर्स थी, समझ में आया, चाहे वो प्रांत हो या प्रेसिडेंसी हो। 3 प्रेसिडेंसी थी, आपको पता है, कलकत्ता, मद्रास और बम्बई। तो प्रेसिडेंसियों की सीमाओं को उद्घोषणा द्वारा, मतलब सूचित करके, घोषणा करके, को उद्घोषणा द्वारा नियत करने, उद्घोषणा द्वारा नियत करने मतलब जो पहले की सीमा थी उतनी ही बनी रहे अथवा आगे बढ़ाई जाए। ठीक है, उद्घोषणा द्वारा नियत करने अथवा सीमाओं में परिवर्तन का अधिकार दिया गया। समझ में आ गया? तो ये 2 बातें थी 1865 के आजाद अधिनियम में। समझ में आ गया होगा, कोई खास बात नहीं है। अब आते हैं हम 1869 का अधिनियम। ये 4-4 साल बाद बन रहे हैं। 5वां है हमारा 1869 का अधिनियम, यानी 1869 का अधिनियम। ठीक, तो इस अधिनियम के द्वारा भी कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया। ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा भी 1869 के अधिनियम के द्वारा भी कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया। केवल फॉरेन में रहने वाले जो मतलब ऐसे भारतीय जो विदेश में रह रहे थे उनके लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इस अधिनियम द्वारा इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को विदेशों में रहने वाले भारतीयों के लिए विदेशों में रहने वाले भारतीयों के लिए कानून बनाने का अधिकार प्राप्त। ठीक, इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को विदेशों में रहने वाले भारतीयों के लिए कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हुआ।
क्लियर हो गया, समझ में आया ना? ठीक है, तो अब आते हैं अगला अधिनियम 1873, छठवां अधिनियम है। 4 साल बाद देख रहे हैं आपने, 65 4 69, 69 4 73, तो 1873 का अधिनियम। अठारह सौ तिहत्तर का अधिनियम। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या प्रावधान किए गए। इस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को इस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय इसे क्वेश्चन बनता है, इस अधिनियम को यानी इस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग करने का प्रावधान किया गया, भंग करने का प्रावधान किया गया। ये व्यवस्था की गई कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय जो है भंग किया जा सकता है। ठीक है, ये कंपनी जो है समाप्त हो सकती है। समझ में आया? और साथ ही साथ एक चीज और हुई कि इस अधिनियम द्वारा एक जनवरी इस अधिनियम द्वारा 1 जनवरी 1874 ईस्वी को इस अधिनियम द्वारा 1 जनवरी 1874 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया गया। यानी केवल औपचारिकता बस, यानी ये केवल औपचारिकता निभाई गई कि इसे जो है 1874 में समाप्त कर दिया गया। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से इससे सवाल भाई पूछा गया है, औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया गया। अब सवाल बनता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को
ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया गया। और 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे उसमें, तो आपका उत्तर होगा 1 जनवरी 1874, यानी 1 जनवरी 1874। बस यही क्वेश्चन बनता है इससे, ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन ही बनता है। अब आता है आपका अगला अधिनियम, तो इसे नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए इसे। अब देखिए, अभी तक आपने देखा कि 4 साल बाद अधिनियम बन रहे थे। अब अगला जो अधिनियम है वो 3 साल बाद ही बना दिया गया, ठीक है। सातवां अधिनियम है, क्या है? शाही उपाधि अधिनियम। शाही उपाधि अधिनियम। तो ठीक है, शाही उपाधि अधिनियम। तो इस अधिनियम के द्वारा निम्नलिखित प्रावधान किए गए, यानी इस अधिनियम के द्वारा निम्नांकित प्रावधान किए गए। तो वे प्रावधान कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। ए नंबर, औपचारिक रूप से औपचारिक रूप से भारत सरकार का ब्रिटिश सरकार में, भारत सरकार का ब्रिटिश सरकार में अंतरण मान लिया गया। अंतरण मान लिया गया। यानी जो भारत सरकार का संचालन था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, उसे ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा संचालित मान लिया गया, ठीक है। और अगला प्रावधान क्या गया? गवर्नर जनरल की परिषद में, गवर्नर जनरल की परिषद में जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी, कार्यभार देखती थी, तो गवर्नर जनरल की परिषद में छठवें सदस्य की नियुक्ति की गई, यानी 6th मेंबर का जो है सिलेक्शन किया गया, ठीक है। 6वें सदस्य की नियुक्ति की गई। और इस सदस्य का काम क्या था? और इस सदस्य को लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी का मतलब
पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, PWD यानी लोक निर्माण विभाग, ये लोक निर्माण विभाग यानी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, PWD विभाग आज भी है। लोक निर्माण विभाग का कार्यभार सौंपा गया। समझ में आ गया? यानी 6वें सदस्य की नियुक्ति की गई गवर्नर जनरल की परिषद में, और इस सिलेक्टेड मेंबर को जो है PWD का कार्यभार दिया गया। क्लियर? और सी नंबर क्या है? 28 अप्रैल 1876 ईस्वी को, 28 अप्रैल 1876 ईस्वी को अट्ठाईस अप्रैल 1876 ईस्वी को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया, ठीक है, ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया महारानी विक्टोरिया को एक घोषणा द्वारा भारत की साम्राज्ञी घोषित कर दिया गया। भारत की साम्राज्ञी, ठीक है, यानी वो भारत की भी महारानी हो गई। घोषित कर दिया गया। कर दिया गया। समझ में आ गई बात? अब आता है हमारा 1892 का अधिनियम, ठीक है। शाही अधिनियम ये जो है 1876 का है, ठीक है। शाही अधिनियम 1876 ईस्वी, समझ आ रहा है ना? यहाँ पहले लिखना भूल गए हैं, सॉरी। शाही उपाधि अधिनियम 1876 ईस्वी, ठीक है। तो नोट कर लीजिए इसे। अब आते हैं, हमारा नेक्स्ट है 8वां, अठारह सौ 92 का अधिनियम, ठीक है। 1892 का अधिनियम। तो
आप देख रहे हैं कि 1892 का अधिनियम ये है, ठीक। और 1885 ईस्वी में ही A.O. ह्यूम, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी आदि के नेतृत्व में कांग्रेस की नींव पड़ चुकी थी, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी। लिहाजा कांग्रेस कंपनी की स्थापना के साथ ही इस संस्था के द्वारा विभिन्न मांगों को उठाया जाने लगा। स्वाभाविक है कि जो अंग्रेजी प्रशासन है वो पूरी तरह से भारतीय इस संस्था की मांगों को तो मांगेगा नहीं, ठीक है, इस संस्था की मांगों को मानेगा नहीं। लिहाजा क्या परिवर्तन हुए, क्या अमेंडमेंट किए गए, क्या संशोधन किए गए, क्या कुछ जोड़ा गया इस अधिनियम के द्वारा, आइए देखते हैं। तो एक्चुअल में कांग्रेस ने ये मांग की थी कि जो शासन प्रणाली है, अंग्रेजों की जो शासन प्रणाली है उसमें परिवर्तन किया जाए, समझ में आया। और इस शासन प्रणाली को सुधारात्मक रूप दे करके भारतीयों के हितों की रक्षा की जाए, यानी कुछ ऐसे सुधार किए जाएं जिससे भारतीय हितों की रक्षा हो सके। तो अब इन मांगों को देखते हुए क्या प्राविधान किए गए इस अधिनियम के द्वारा, आइए देखते हैं। पहला नंबर, ये नंबर क्या है, ये लिखने की आवश्यकता तो है नहीं कि लिख दें। चलो हम लिख देते हैं कि 1885 ईस्वी में हुई कांग्रेस की स्थापना के द्वारा ईस्वी में हुई कांग्रेस की स्थापना द्वारा नौकरशाही कार्यों के विरुद्ध नौकरशाही कार्यों के विरुद्ध, यहाँ यानी यहाँ की जो कार्यपालिका थी तो उसमें जो नौकरशाही थी, यानी जो मतलब भारतीयों के कामों को दबंगई के द्वारा न करने की जो प्रवृत्ति थी, तो उसके विरुद्ध जो है कांग्रेस मतलब कांग्रेस कमेटी ने जो है आवाज उठाई। तो नौकरशाही कार्यों के विरुद्ध संसदीय संरक्षण को सुनिश्चित करने की मांग की गई। संसदीय संरक्षण को सुनिश्चित करने की मांग की गई। सुनिश्चित करने की मांग की गई, ठीक है। कांग्रेस की मांग और कांग्रेस की मांग और शासन प्रणाली में सुधार
शासन प्रणाली में सुधार हेतु यह अधिनियम पारित किया गया। हेतु यह अधिनियम पारित किया गया। जिसकी विशेषताएं निम्न प्रकार हैं। जिसकी विशेषताएं तो देख रहे हैं ना। अब इसकी विशेषताएं क्या है, पहले से नोट कर लीजिए। विशेषताएं बताते हैं। ए नंबर यानी पहली विशेषता। पहली विशेषता क्या है? केंद्रीय विधान परिषद में केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। ठीक है, जो यानी केंद्रीय विधान परिषद थी उसके सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। परिषद में सदस्यों की संख्या कम से कम 10 और अधिक से अधिक 16 नियत कर दी गई। ठीक, सवाल यहां से पूछा गया है कई बार कि केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या जो है कम से कम 10 और अधिक से अधिक 16 नियत कर दी गई। ऑप्शन दे दिए जाते हैं। तो यह तुम्हारा 1892 का अधिनियम। ठीक है, अगला क्या प्रावधान किया गया? बे नंबर आइए देखते हैं। मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसियों के लिए मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसियों के लिए मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसियों के लिए, इसे मद्रास को वर्तमान में चेन्नई और बंबई को मुंबई के नाम से जाना जाता है। ये उस समय की प्रेसिडेंसी थी। ठीक है, तो इनके लिए जो सदस्यों की संख्या थी वो क्या थी? मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसियों के लिए कम से कम 8 और अधिक से अधिक 100
20 सदस्यों, अधिक से अधिक 20 सदस्यों। ठीक, अब बचा आपका कलकत्ता प्रेसिडेंसी या बंगाल प्रेसिडेंसी, और फिर मध्य प्रांत, और हमारा जो है दूसरे भी स्टेट्स, जहाँ क्योंकि शासन तो इनका सब जगह चल ही रहा था। तो क्या प्रावधान किया गया कलकत्ता प्रेसिडेंसी के लिए? बंगाल के लिए अधिकतम 20, वही कलकत्ता प्रेसिडेंसी है, बंगाल प्रेसिडेंसी। बंगाल के लिए अधिकतम 20। सवाल बनता है बंगाल प्रेसिडेंसी में सदस्यों की संख्या अधिकतम थी 20, ठीक है। एवं मध्य प्रांत और अवध प्रांत के लिए, एवं मध्य प्रांत और अवध प्रांत के लिए 15, यानी जो सदस्यों की संख्या थी, मध्य प्रांत का मतलब मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा और बरार बीदर का हिस्सा, और अवध प्रांत का मतलब हमारा जो वर्तमान का यूपी है, ठीक है, वर्तमान का यूपी, ये अवध प्रांत के अंतर्गत आता था। तो इसके लिए सदस्यों की संख्या जो है 15 नियत की गई। तो समझ में आ गया होगा, यानी इस अधिनियम के द्वारा मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसीज के लिए अधिकतम सदस्यों की संख्या 20, बंगाल के लिए 20, मध्य प्रांत और अवध प्रांत के लिए सदस्यों की संख्या 15 निश्चित कर दी गई, ठीक है। अब जो खास सुधार है वो क्या है? सी नंबर, केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषद के दो तिहाई का अर्थ क्या होगा? 2/3, यही तो हुआ, 2/3 है ना। सदस्यों को निर्वाचन का मतलब इलेक्शन, ठीक है, नॉमिनेटेड नहीं, सीधे सीधे नाम देने का प्रावधान नहीं किया गया, निर्वाचन का प्रावधान किया गया, यानी इलेक्शन का प्रावधान किया गया। निर्वाचन द्वारा चयनित किए जाने का यानी चुने जाने का प्रावधान किया गया, समझ में आ गई बात? यानी केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद के जितने भी सदस्य थे उनका 2/3, अगर यक्ष सदस्य थे, ठीक है, केंद्रीय हो या प्रांतीय हो, अगर यक्ष सदस्य थे तो यक्ष इंटू 2/3, इतने मेंबर्स जो है बाय इलेक्शन ये चुने जाने थे, ठीक है, चाहे वो केंद्रीय विधान परिषद हो अथवा
राज्य की विधान परिषद हो। तो ये प्रावधान किया गया। ठीक, अब अगला प्रावधान क्या किया गया, डी नंबर, केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषद के सदस्यों को सार्वजनिक हित के सार्वजनिक हित का मतलब जन सामान्य से जुड़े प्रश्न, आम पब्लिक यानी आम जनता के हितों से जुड़े प्रश्न, सार्वजनिक हित के प्रश्न पूछने एवं बजट तथा वार्षिक वित्तीय, बजट जानते हो वार्षिक आय व्यय का लेखा जोखा। वैसे बजट का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है चमड़े का थैला, लेकिन पहली बार जो है जब बजट अंग्रेजों के द्वारा पेश किया गया था तो उसे चमड़े के थैले पर ही लाया गया था, इसलिए आज भी इसका नाम बजट है। जबकि बजट का शाब्दिक मतलब जो भावार्थ है, जो परिभाषा है, वो है वार्षिक आय व्यय का लेखा जोखा। और इसकी जो मीनिंग है BUDGET, यानी BUDGET, बजट का शाब्दिक अर्थ है चमड़े का थैला। ठीक है, लेकिन इसकी जो परिभाषा है क्या है, वार्षिक यानी आय व्यय का वार्षिक लेखा जोखा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो सार्वजनिक हित के प्रश्न पूछने एवं बजट तथा वार्षिक वित्तीय वक्तव्य का मतलब कही गई बात, यानी अंग्रेजों के द्वारा, यानी जो मतलब जो बजट पेश किया जाता था या वार्षिक वित्तीय लेखा जोखा पेश किया जाता था, तो उस कही गई बात पर जो है बहस करने का अधिकार प्रदान किया गया। वक्तव्य पर बहस करने का अधिकार प्रदान किया गया। समझ में आ गई होगी बात, है ना। तो अब आप देख रहे हैं कि ये जो अभी तक आपने अधिनियम पढ़े, खास तौर से जो आपका 1892 का अधिनियम है, ठीक है, तो इस अधिनियम के द्वारा आप देख रहे हैं कि कुछ न कुछ हल्के तौर पर यानी थोड़े ही पैमाने पर जो है संसदीय व्यवस्था कायम होती दिख रही है ना। तो इस व्यवस्था के द्वारा भारत में कुछ सीमा तक संसदीय
व्यवस्था का प्रचलन आरंभ हो गया। ये खास बात रही 1892 के अधिनियम। ठीक, तो ये हो गया तुम्हारा 1892 का अधिनियम। तो उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसे तैयार करिए। ओके, और भाई मैं अध्यापन समाप्त करूँ इसके पहले एक अनुरोध नए छात्रों से कि प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल अवस्थी क्लासेस को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और शेयर करें। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में मेरी मुलाकात आपसे फिर होगी। तब तक के लिए नमस्कार।